गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण, और मैंने बताया था दो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश जो होते हैं, जो परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इनके बीच की दूरी 2a होती है, एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण के लिए बताया था P से रिप्रेजेंट करते हैं एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम इनटू मीटर, इसकी जो डायमेंशन है वीमा है वो होगी m0 L1 A1 T1। इसकी डायरेक्शन, द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है, लेकिन डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी, -q +q। डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो +q से -q की ओर होगी। ये अपन लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि जब इस डायपोल मोमेंट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, तो उसके ऊपर क्या कौन फोर्स कितना कार्य करता है, टॉर्क कितना कार्य करता है, यानी बल और बल आघूर्ण की चर्चा करने वाले हैं, जो द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर लगता है। एक छोटा सा करेक्शन कर लेना, लास्ट वीडियो में 1 डेबाई बराबर, लास्ट वीडियो में 3.3 × 10⁻³ लग गया था शायद, तो वो सही कर लेना, 30 कूलाम इनटू मीटर। ओके, अब अपन स्टार्ट करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण। यानी फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहला शब्द पकड़ते हैं अपन, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र मैंने तुम्हें बताया था कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पर होती हैं तो वो वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अपन सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। ये मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र बना दिया। इस एक समान विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो ये है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में अपने को रखना है द्विध्रुव, यानी डायपोल रखना है। तो मैं कोई डायपोल रख देता हूं, ये A बिंदु, ये B बिंदु। डायपोल -q चार्ज और ये +q चार्ज। डायपोल के बीच की दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है वो होती है 2a। ठीक है, ये जो डायपोल अपन ने रखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से मान लिया कि थीटा एंगल बनाता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक समान अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर अपन ने क्या किया है, कोई डायपोल रखा है, द्विध्रुव रखा है। अपने को जब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी उस टाइम पे मैंने एक बात बताई की थी कि जब E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसके अंदर Q चार्ज रखा जाता है तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होता है वो होता है F = QE। और मैंने ये भी बताया था कि +q चार्ज के कारण, जो +q चार्ज के कारण इस इलेक्ट्रिक फोर्स की विद्युत बल की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होगी, और -q चार्ज के कारण इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ठीक उसी प्रकार ये वाला जो +q चार्ज है वो E इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स होगा F = +QE, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होगी। ठीक उसी प्रकार इस -q चार्ज के ऊपर भी क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, क्योंकि ये भी
ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि इसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक समान रहेगी। ई है तो हर जगह पर इसकी ई ही रहेगी। तो इस माइनस क्यू चार्ज के कारण जो कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जो फोर्स कार्य करेगा उसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन ये हो गई है, इसकी डायरेक्शन ये हो गई है। अब देखो इसको अपन F1 लिखते थे, इसको अपन F2 लिख लेते। होगा क्या, डायग्राम में अगर अपन देखें तो ये जो दोनों F1 और F2 हैं ये परिमाण में तो समान है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड F1 का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो वो भी QE लिखा जाएगा। F2 को अपन ने लिखा है माइनस QE, उसका यदि अपन मैग्नीट्यूड निकालें तो वो भी अपने पास कितना आएगा, QE आएगा। तो ये प्लस Q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल और माइनस Q आवेश पर लगने वाला जो विद्युत बल है वो परिमाण में तो समान है, लेकिन दिशा में एक दूसरे के अपोजिट है। दिशा में एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण ये जो दोनों फोर्स हैं एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या होगा, नेट फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, अपने पास 0 आ जाएगी। नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ गई। तो अपने को एक चीज क्लियर हो गई है, पहली बात खत्म हो चुकी है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब भी किसी डायपोल को रखा जाएगा तो उसके ऊपर जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा, क्योंकि दोनों चार्ज के ऊपर प्लस Q चार्ज के ऊपर और माइनस Q चार्ज के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। कैंसिल आउट कर देगा तो नेट जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वो 0 होगा। लेकिन अगर एक चीज देखें अपन, एक अपने पास कोई भी छड़ है, इसको ऊपर से इधर खींचा जाए और नीचे से इधर खींचा जाए तो ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। यानी इस तरीके से इस मार्कर के यदि मैं इधर फोर्स लगाऊं और नीचे से पीछे की तरफ खींचूं तो ये मार्कर क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो इसका मतलब एक फोर्स के कारण ये क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, तो इसके अंदर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसको अपन टो से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। टो की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहां से यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं C। अपने को पता है जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण वो होता है अपना बल का परिमाण इंटू बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। दोबारा से एक चीज रिपीट कर रहा हूं, दोनों के ऊपर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा, लेकिन ये दोनों जो फोर्स हैं वो एक पेयर का निर्माण कर लेते हैं, बलयुग्म का निर्माण कर लेते हैं। बलयुग्म का निर्माण करने के कारण ये डायपोल को घूर्णन गति प्रदान करते हैं। इस घूर्णन गति के कारण, क्योंकि इन दोनों बलों की क्रिया रेखा समान नहीं है, क्रिया रेखा का मतलब देखा जाए तो इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो इसकी क्रिया रेखा ये होगी, और इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो इसकी क्रिया रेखा ये होगी। क्रिया रेखा का मतलब जैसे ये फोर्स है F1 और F2, ये F1 और ये F2, इसकी क्रिया रेखा भी यही है और इसकी क्रिया रेखा भी यही है। इन दोनों की क्रिया रेखा समान है, लेकिन यहां पर F1 की क्रिया रेखा ये है और F2 की क्रिया रेखा ये है। तो दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण ये एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं और बलयुग्म के कारण द्विध्रुव को घुमाते हैं, और जब ये द्विध्रुव को घूर्णन गति प्रदान करते हैं तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और बल आघूर्ण अपन क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, बल आघूर्ण इज इक्वल्स टू होता है बल का परिमाण इंटू बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। पहले भी बता चुका हूं, बल आघूर्ण को टो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टो इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास बल का परिमाण यानी F इंटू बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया है BC। F इज इक्वल्स टू है QE, तो टो इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास QE इंटू BC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपने को वैल्यू ज्ञात करनी है BC की, तो अपन ट्रायंगुलर त्रिभुज ABC से देखो, अपने पास करंट दिया हुआ है, ठीक है, करंट दिया हुआ है और लंब अपने को निकालना है। तो लाल बटा काका से लंब और करंट किसके अंदर आ रहे हैं, साइन के अंदर आ रहे हैं, तो अपन क्या लगाएंगे इसके अंदर, साइन थीटा।
साइन थीटा इज इक्वल्स टू लंब अपॉन कर्ण, लंब BC और अपॉन AB। तो यहां से BC इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास AB साइन थीटा। वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करेंगे तो टो इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास QE, AB की वैल्यू है अपने पास 2A, तो अपने पास BC की वैल्यू रख देंगे 2A साइन थीटा। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं, टो इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A E साइन थीटा। अपने को पता है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो P इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू 2A। वैल्यू पुट कर दो तो टो इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास PE साइन थीटा। ये आ चुका है अपने पास द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। यदि इसकी डायरेक्शन की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी अपन A क्रॉस B अपने पास होता है, A क्रॉस B AB साइन थीटा होता है, तो इसका मतलब AB साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं A क्रॉस B, तो PE साइन थीटा को लिखा जा सकता है P क्रॉस E। P क्रॉस E ये किस चीज को शो कर रहा है? ये इस चीज को शो कर रहा है कि जो बल आघूर्ण की डायरेक्शन होगी वो P और E क्रॉस प्रोडक्ट लंबवत डायरेक्शन को शो करता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो बल आघूर्ण की डायरेक्शन होगी वो P और E दोनों के क्या होगी? लंबवत। यदि इसकी मैं डायरेक्शन को शो करूं तो देखो इस दिशा में तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस दिशा में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैंने तुम्हें बताई थी कि -Q से +Q की ओर होगी। तो अपना डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है, ये डायपोल रखा हुआ है, ये -Q है, ये +Q है। इसका मतलब ये किसकी डायरेक्शन हो गई? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी, यानी इन दोनों के भी क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है और इसकी भी डायरेक्शन क्या है? इसके परपेंडिकुलर है। तो ध्यान रखना जो अपना क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो किसको शो करता है? क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो करता है। टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो डायपोल मोमेंट एवं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो इस टॉपिक के अंदर इतना सा छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान रखना है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब अपन डायपोल को रखेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर एवं समान दूरी पर है, डायपोल रखा अपन ने थीटा एंगल पर, तो इसके ऊपर +Q के ऊपर F कार्य करेगा विद्युत बल जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगी। -Q आवेश के ऊपर भी F बल कार्य करेगा जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। दोनों बल परिमाण में समान है लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है। डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड आपस में समान है। लेकिन इनकी क्रिया रेखा समान नहीं है, इसकी क्रिया रेखा ये वाली है, इसकी क्रिया रेखा ये वाली है। तो ये क्या करते हैं? एक बल युग्म जोड़ा बना लेते हैं बलों का और द्विध्रुव को घूर्णन गति प्रदान करते हैं। इस बल युग्म के कारण जब द्विध्रुव घूर्णन गति करता है तो उसके अंदर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। बल आघूर्ण अपने को पता है कि बल का परिमाण इंटू बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, टो इज इक्वल्स टू आ जाएगा F इंटू BC। BC दोनों बलों के मध्य, दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी है। लंबवत दूरी की वैल्यू अपन ने याद कर ली। जैसे ही लंबवत दूरी की वैल्यू याद की तो BC बराबर आ गया अपने पास 2A साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दी 2A साइन थीटा। Q इंटू 2A द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो P बराबर आ जाएगा Q इंटू 2A। यहां से A क्रॉस B AB साइन थीटा होता है, अतः टो इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा को लिखा जा सकता है टो इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। क्रॉस प्रोडक्ट अपने को ये चीज बता रहा है कि जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो P और E के परपेंडिकुलर होती है। अब इसके अंदर अपन कुछ केस लेते हैं। इसके अंदर अपना टो इज इक्वल्स टू निकाला है अपन ने PE साइन थीटा। जैसे ही केस फर्स्ट, यदि थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा क्या है? थीटा अपन पहले भी बता चुके हैं कि द्विध्रुव को अपन ने विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है, यानी P और E के बीच का कोण, P एंड E के मध्य कोण थीटा है। तो यदि थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा केस फर्स्ट, तो टो इज इक्वल्स टू क्या आएगा अपने पास? PE साइन 0
साइन जीरो की वैल्यू 0, तो टो इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 0। और याद रखना ये द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था कहलाती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, स्थायी साम्यावस्था कहलाती है। केस सेकंड, यदि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री लिया जाए, जैसे ही थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री लेंगे तो फॉर्मूला है अपने पास टो इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, वैल्यू रख दो थीटा की, तो टो इज इक्वल्स टू आ जाएगा पीई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो साइन 90 इज इक्वल्स टू 1, तो टो इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास पीई, और ये होगा मैक्सिमम। इस यानी थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पर बल आघूर्ण का जो मान होता है वो अधिकतम होता है। तीसरा केस अपन लें, केस थर्ड है अपना थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा तो उस स्थिति में टो इज इक्वल्स टू क्या होगा, पीई साइन थीटा, टो इज इक्वल्स टू पीई साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू भी होती है 0, तो उस स्थिति में भी टो इज इक्वल्स टू आएगा 0। ये कहलाएगी द्विध्रुव की अस्थायी साम्यावस्था, ये कहलाएगी द्विध्रुव की अस्थायी साम्यावस्था। तो तीनों केस ध्यान रखने हैं। पहले केस में टो इज इक्वल्स टू 0 है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, यानी द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है। उस स्थिति में तो बल आघूर्ण यानी उसके अंदर कोई घूर्णन नहीं होगा, कोई रोटेशन नहीं होगा, तो कोई बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा। सबसे ज्यादा बल आघूर्ण कब उत्पन्न होगा, जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ होगा, उस स्थिति में टो मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा बल आघूर्ण का मान, और उसकी वैल्यू होगी पीई। जब थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है तो उस स्थिति में भी टो की वैल्यू 0 है, यानी उस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है और डायपोल इस दिशा में रखा गया है, उस स्थिति में भी टो 0 होगा, लेकिन द्विध्रुव की वो कौन सी अवस्था कहलाएगी, अस्थायी साम्य अवस्था। इस चीज को तुम इस प्रकार भी समझ सकते हो, जैसे कोई आदमी सीधा खड़ा है, उसके ऊपर की ओर इक्वल फोर्स लगाया जाए, नीचे टांगों पर भी इक्वल फोर्स लगाया जाए, तो क्या होगा, ऊपर की ओर जो फोर्स है वो बराबर है, नीचे की ओर फोर्स है वो भी बराबर है, तो कुल फोर्स की वैल्यू तो 0 होगी। लेकिन जब आदमी को ऊपर से खींचा जाए और नीचे से टांग खींची जाए तो आदमी क्या करेगा, रोटेशन करके जमीन में गिरेगा। रोटेशन करके यदि वो जमीन में गिरेगा तो उसके अंदर क्या होगा, एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा। तो अपन ये चीज बोल सकते हैं कि जब भी किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर जो लगने वाला नेट फोर्स होता है वो 0 होता है, लेकिन रोटेशन के कारण उसके अंदर क्या जनरेट हो जाता है, एक टॉर्क जनरेट हो जाता है, और उस टॉर्क की वैल्यू अपन ने निकाली है पीई साइन थीटा। और अगर आदमी सीधा खड़ा है तभी तो वो ज्यादा उसके अंदर रोटेशन होगा, और यदि ज्यादा रोटेशन होगा तो एक तरीके से फर्श को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड मान सकते हैं, इंसान को अपन डायपोल मान सकते हैं। जैसे उसके ऊपर टॉर्क कार्य करेगा तो सबसे ज्यादा इंसान में रोटेशन कब होगा, जब इंसान सीधा खड़ा होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा, जो केस सेकंड की बात है, यदि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यदि आदमी जमीन पर ही लेटा हुआ है, यानी डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 है, तो उस स्थिति में टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। उस स्थिति में द्विध्रुव की वो क्या कहलाएगी, स्थायी साम्य अवस्था कहलाएगी। इसी प्रकार यदि आदमी उल्टा लेटा हुआ है जमीन पर ही, तो भी टॉर्क की वैल्यू, क्योंकि रोटेशन तो होगा नहीं उसके अंदर, यानी डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं लेकिन पैरेलल है, तो भी टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये द्विध्रुव की कहलाएगी अपनी अस्थायी साम्य अवस्था। अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है इनको। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो करेंगे इस डायपोल मोमेंट के कोएक्सियल पोजीशन पर और एक्सियल पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जो कि एग्जाम के लिहाज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 4 नंबर का क्वेश्चन भी उससे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अपन टॉर्क के, डायपोल मोमेंट के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, कूलॉम फोर्स के, आवेश के क्वांटीकरण के सभी न्यूमेरिकल्स की भी उन 2 टॉपिक्स के बाद में चर्चा करने वाले हैं। लगभग 2 वीडियो अपने ऐसे होंगे जिनके अंदर अपन न्यूमेरिकल सेक्शन की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।